हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप, और हम इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेल। तो अगर हम सेल की बात करें, सेल में हमारे पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है। सेल में बेसिकली क्या है, सेल कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करता है। सेल में केमिकल एनर्जी होती है, जब हम सेल को यूज में लेके आते हैं तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारे पास हमने दो इलेक्ट्रोड्स ली, एक हमने कॉपर ले ली, एक हमने जिंक ले ली। साथ में हमने लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 जब भी वाटर में हो तो क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है वाटर। तो ये डिसोसिएट करेगा, आयंस देगा। कौन से H+ और सल्फेट आयंस। अब ये सल्फेट आयंस क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स देना स्टार्ट करेंगे, इंपार्ट करेंगे। यहाँ डिसोसिएशन हो गई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, दो में स्प्लिट हो गए H+ और सल्फेट। सल्फेट नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी ही देगा। होता है ना, कई बार इंसान ऐसे हो जाते हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कई होते हैं बहुत पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव बोलेंगे। तो मीन्स ये नेगेटिव है, बेचारा नेगेटिव दिए जा रहा है, नेगेटिव दिए जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, उसका नेगेटिव ले रहा है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ये नेगेटिव ट्रांसफर करता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये पॉजिटिव लेता रहेगा। इससे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। कॉपर में स्लाइटली पॉजिटिव आ गया, जिंक में नेगेटिव आ गया, तो मींस ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आया, ये बन गया एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बना, कॉपर बेसिकली कैथोड का काम कर रहा है पॉजिटिव, जिंक एनोड का काम कर रहा है नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस हुई, इसमें जो टर्मिनल मतलब इसमें जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ ड्यू टू दी डिसोसिएशन ऑफ द आयंस, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है, व्हेन द सेल और व्हेन द सर्किट इज ओपन, मीन्स व्हेन नो करंट फ्लोज इन द सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, ऑफ पोजीशन, करंट फ्लो नहीं कर रहा हमारे पास, लेकिन ये जो आयंस डिसोसिएट हुए, इन्होंने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, वो क्या बन गया हमारे पास, ईएमएफ बन गई। तो बेसिकली ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in bringing unit positive charge around the complete circuit। why complete circuit, क्योंकि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नली प्लस इंटरनली दोनों में ये ईएमएफ क्या आ जाता है, वर्क डन जो हुआ है वो एक्सटर्नली भी है और इंटरनली भी है। ईएमएफ का सिंबल है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, ये है सिंबल। और एसआई यूनिट हो गया हमारे पास वोल्ट। फॉर्मूला बन जाएगा EMF इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एप्सिलॉन इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब ये आ गया, ये है हमारे पास EMF। EMF बेसिकली क्या होती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सेल की। हर सेल के लिए वैल्यू डिफरेंट। मतलब हम अगर बोल रहे हैं हमारे पास वोल्टेक सेल है तो वैल्यू डिफरेंट है, लेक्लांचे सेल है तो वैल्यू डिफरेंट है। तो मींस जैसे जैसे सेल बदलेगा वैसे वैसे वैल्यू बदल जाएगी। तो ये हमारे पास इट इज द कैरेक्टरिस्टिक
करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं इसको? अगर हमें मेजर करना है तो पोटेंशियोमीटर डिवाइस आता है, क्लास 12th में पढ़ते हैं। इट इज मेजर्ड बाय इसको मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो डिवाइस क्या है? पोटेंशियोमीटर है। मतलब जब सर्किट में काम हुआ, सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, हमने कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्शन कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ डिसोसिएशन हुई है आयंस की। डिसोसिएशन होने की वजह से ये नेगेटिव नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव नेगेटिव लेगा, और ये एक हायर पोटेंशियल पे आ गया, ये एक लोअर पोटेंशियल पे आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आया, वो पोटेंशियल डिफरेंस बन गई ईएमएफ। तो बस ईएमएफ याद करना है, एक्सटर्नली प्लस इंटरनली। मतलब हमारे पास जो ये फ्लो करेंगे चार्ज पार्टिकल्स, वो एक्सटर्नली भी फ्लो कर रहे हैं और इंटरनली भी फ्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ। तो ईएमएफ कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ में हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सिर्फ नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगी। कौन सा मटेरियल है? जैसे हमने बोला जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी है वाटर में वो डिसोसिएट कर गया। तो ऐसे कौन सी इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, वो कैसा है, उसकी नेचर कैसी है? तो मीन्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए, बट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्ट अदर फैक्टर्स। कौन से रह गए? कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, कितनी कंसंट्रेशन डाली है इलेक्ट्रोलाइट की हमारे पास, इनके बीच में आपने डिस्टेंस कितना रखा है, एरिया कितना लिया है इलेक्ट्रोड्स का। तो मीन्स ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। आपने उसका कितनी विड्थ या कितना एरिया रखा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा ये हमारे पास। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? दोनों की नेचर कैसी है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स नहीं करेगा उस पर डिपेंड। तो हमने बोला ईएमएफ क्या होता है? जब हमने बोला कि हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट करता है, पॉजिटिव आयन, जो नेगेटिव आयन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है। डेफिनेशन सेम आ गई पोटेंशियल डिफरेंस वाली, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि फॉर्मूला भी सेम है तो पोटेंशियली बट विद कंडीशंस। तो इसका मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं बट अराउंड द कंप्लीट सर्किट, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, वो ईएमएफ है। ईएमएफ को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट वोल्ट हो गया, फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। मतलब सेल टू सेल वैल्यू वेरी कर जाएगी। इट इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, इसको यूज करते हैं हम मेजर करने के लिए ईएमएफ। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ में हमने क्या बोला? हमारे पास नेचर और दोनों की नेचर, मींस बेसिकली इलेक्ट्रोड की भी और इलेक्ट्रोलाइट की भी नेचर पे ईएमएफ डिपेंड करती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है? हमने टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल कैलकुलेट करते हैं। वो क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, वोल्टेज ऑफ अ सेल। अच्छा, हमने क्या सीखा? हमने बोला ईएमएफ है, ईएमएफ एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की हम बात कर रहे थे, तो दोनों तरफ के फ्लो की बात कर रहे हैं हम, दोनों तरफ के मोशन की बात कर रहे हैं कि दोनों में कितना वर्क डन होगा। टर्मिनल इज जो आपका सेल था, जो उसमें इलेक्ट्रोड्स थी, ये आ गया था पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये आ गया था नेगेटिव पोटेंशियल पे। कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। रेजिस्टर लगा दिया, आगे रेजिस्टेंस लगाई और दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्या कंडीशन आई? ये ओपन था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था। टर्मिनल वोल्टेज जब हमारे पास कनेक्शन कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, मीन सर्किट इज इन ऑन पोजीशन। तो मीन जब सर्किट ऑन है
ऑन है मींस करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी। तो बेसिकली सिर्फ एक्सटर्नली वाला जो एक्सटर्नल फ्लो की बात कर रहे हैं, स्विच ऑन करते ही जो आई हमारे पास वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। तो टर्मिनल वोल्टेज हमने कनेक्शन कंप्लीट किया, सेल के साथ रेजिस्टर अटैच कर दिया। अब सर्किट क्या है, सर्किट इज क्लोज्ड। व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, और उस टाइम जो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो बन जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, अगेन इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive or in bringing positive charge externally in a circuit। तो वो आ गया V और वर्क डन अपॉन चार्ज। ये आ जाएगा हमारे पास, एक हमने कैपिटल W ले लिया था, अब हम स्मॉल w ले लेते हैं। तो ये आ गया टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, अगेन SI यूनिट हमें पता ही है, वोल्ट है। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, एक्सटर्नली जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो एक्सटर्नली हो गया टर्मिनल वोल्टेज। अब EMF और टर्मिनल वोल्टेज में से EMF क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, और हमने सिर्फ बात की एक्सटर्नल की, तो मींस मेरी EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में से पोटेंशियल डिफरेंस छोटा है, टर्मिनल वोल्टेज छोटी है, क्लियरली दिख रही है हमें ये चीज। टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन EMF which is epsilon when the circuit is on, मीन्स क्लोज्ड है, करंट फ्लो कर रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन EMF। तो बाकी की बची हुई पोटेंशियल कहां गया, बाकी का बचा हुआ पोटेंशियल बच गया इंटरनली। तो मीन्स इंटरनली हमारे पास क्या आ गई, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये जो पोटेंशियल है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज inside the circuit, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सर्किट, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ गया वोल्टेज ड्रॉप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v, ये कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v। इसका हम लेंगे फॉर्मूला, तो अगेन वर्क डन, तो हम ले लेते हैं W डैश अपॉन Q, या इसका W डैश ले लो जैसे, और ये स्मॉल w से ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल v है। तो मीन्स एक्सटर्नली था वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनली आ गई वोल्टेज ड्रॉप मीन्स स्मॉल v। तो EMF इज इक्वल टू व्हेन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, कहां से कहां तक, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, कंप्लीटली अराउंड द सर्किट, वो EMF थी। जब सिर्फ एक्सटर्नली की बात की वो टर्मिनल वोल्टेज है, जब सिर्फ इंटरनली की बात कर रहे हैं तो वो वोल्टेज ड्रॉप है। जितना ज्यादा टर्मिनल वोल्टेज होगी, या हम बोलें जितना ज्यादा इसमें हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, जितना ज्यादा अंदर करंट फ्लो करेगा मींस चार्ज जो हमारे आयंस है वो डिसोसिएट होंगे, ज्यादा मूव करेंगे। जितना ज्यादा अंदर मूव करेगा उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करवा रहे हो उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, और वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगी। फिर से आपने करंट इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज करते ही वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा आयंस जो है वो मूवमेंट दिखाएंगे हमारे पास। तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होना मतलब टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाना। पहले ही टर्मिनल वोल्टेज कम है EMF से, पहले ही टर्मिनल वोल्टेज जब करंट फ्लो कर रहा है कम है EMF से। जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे, जितना ज्यादा करंट होगा उतने ज्यादा आयंस डिसोसिएट, उतने ज्यादा आयंस जो हमारे हैं वो मूव कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप उतना ज्यादा हो रहा है, उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो टर्मिनल क्या है, कम हो जाएगी।
तो मीन्स हमने क्या बोला, ईएमएफ कितना आ गया, V प्लस ये अभी हमें निकालना है, प्रूव करेंगे कैसे। हमें पता है टोटल वर्क डन एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली कितना होगा, एक्सटर्नली प्लस इंटरनली, वो हमारे पास हम लिख देते हैं कैपिटल W से। दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, उसको हमने रिप्रेजेंट किया W डैश से। फिर हमने बोला इंटरनल वर्क डन, तो इंटरनल वर्क डन को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल w से। डिवाइड करते हैं थ्रू आउट चार्ज से, तो ये हमारे पास क्या बन गई, ईएमएफ। ये क्या बन गया, टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या बन गया, वोल्टेज ड्रॉप। आ गई वही चीज, ईएमएफ इज एक्सटर्नली प्लस इंटरनली, टर्मिनल वोल्टेज इज एक्सटर्नली, वोल्टेज ड्रॉप इज इंटरनली। तो मीन्स ये हमारे पास टोटल ईएमएफ जो आ गई, और ये आ गया टर्मिनल वोल्टेज, और ये आ जाएगी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप। ईएमएफ समझा, फिर हमने बोला हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन करने के लिए क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, इंटरनल के लिए क्या आ गई, वोल्टेज ड्रॉप आ गई। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप से एक और चीज यहां ओरिजिनेट करती है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप है, आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, आयंस मूव कर रहे हैं। जब हमने बोला हमारे पास यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, तो सल्फेट आयंस और हमारे पास H+ आयंस जो थे वो मूवमेंट शो कर रहे थे। तो जब ये मूवमेंट शो कर रहे थे, तो यहाँ पे जो आयंस मूव कर रहे थे ये आपस में कोलाइड भी करेंगे, कोलिजन्स भी होंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ टकराएंगे भी मूव करते हुए। तो वो जो कोलिजन्स से क्या आता है, रेजिस्टेंस आती है। पहले हमने बोला था जब एक्सटर्नल सर्किट में जब कोलिजन्स होते हैं, कंडक्टर में कोलिजन्स होते हैं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आती है कैपिटल R। जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में कोलिजन्स होंगे, मींस हमारे पास यहाँ जो आयंस हैं ये आपस में कोलाइड करेंगे मूव करते टाइम। तो ये जो रेजिस्टेंस आएगी इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। द resistance offered by the electrolyte of the cell, मतलब इसकी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, बाहर वाली रेजिस्टेंस जो कंडक्टर में आती है वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। वोल्टेज ड्रॉप वाली रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर जो हो रहा है इंटरनली, और जो बाहर है वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो हमने बोला रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r और SI यूनिट। अगेन SI यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही, ऑब्स्ट्रक्शन ही, एक दूसरे का पाथ रोक रहे हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलाइड कर रहे हैं मींस रेजिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वो जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करेगा वो हमारे पास क्या हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया, SI यूनिट ओम ले लिया। अब हमने नेक्स्ट इसमें बात करनी है, अगर ये मेरे पास सेल है, सेल के साथ ऐसे एक छोटी सी रेजिस्टेंस बना दी, डॉटेड, ये है सेल की रेजिस्टेंस EMF और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। सपोज हम एक सर्किट ले रहे हैं, सेल लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कनेक्शन कंप्लीट कर दिया, करंट फ्लो करेगा I। तो हमारे पास फॉर्मूला टोटल EMF कितनी होगी, टोटल EMF विल बी टोटल करंट, मतलब करंट फ्लोइंग इन द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। करंट I है, सर्किट में दिख रहा है, रेजिस्टेंस एक बड़ी R है, एक छोटी R है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक इंटरनल रेजिस्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप वाली इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज वाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर वाली कैपिटल R। तो ये आ गई R प्लस स्मॉल r, EMF इज I अपॉन R प्लस R।
तो यहां से I आ गया ई आर प्लस आर, ओहो गलत कर दिया शायद, हाँ टोटल करंट, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो I इज इक्वल टू, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल EMF, क्या मैम गलती कर दी, टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो टोटल EMF मतलब E, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r, ये आ गया I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब ठीक है, तो मीन्स V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाय R, तो सेम I इज इक्वल टू E बाय R, टोटल EMF अपॉन टोटल करंट, तो E अपॉन R प्लस R हो जाएगा, या मैं इसको लिख सकती हूँ इज इक्वल टू I R प्लस स्मॉल r, या ये हमारे पास आ गया I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r, ये किसकी रेजिस्टेंस है, टर्मिनल वोल्टेज, अभी बताया, ये किसकी है, वोल्टेज ड्रॉप, फिर से वही आ गया, EMF इज टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल वाली, वोल्टेज ड्रॉप सिर्फ इंटरनल, टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ एक्सटर्नल, तो ये आ गया हमारे पास E इज इक्वल टू V प्लस V, या हम लिख सकते हैं स्मॉल v इज इक्वल टू E माइनस V, वोल्टेज ड्रॉप। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो फिर से फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R कितना होगा, V अपॉन I, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अपॉन करंट, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन करंट, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला अभी निकाला, इसीलिए निकाला E माइनस V अपॉन I, फिर I को फिर से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू V बाय R। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, मतलब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या एक्सप्रेशन आ गया, स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ये आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर से हमने क्या किया, हमने बोला जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, SI यूनिट अगेन ओम। हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, उसमें हमने बोला सेल की रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट फ्लो कर रहा है I, तो हमने यहाँ पे टोटल करंट का फॉर्मूला लगाया, जो पहले थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो गई, I इज इक्वल टू E बाय R, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, E अपॉन R प्लस R आ गया, सॉल्व किया, अगेन वही एक्सप्रेशन, EMF इज एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो स्मॉल r निकालना है हमें, मींस इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी है, अंदर वाले, वोल्टेज ड्रॉप, तो V अपॉन I, तो E माइनस V अपॉन I, तो E माइनस V अपॉन I की जगह फिर से V अपॉन R, तो E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, ये आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आ गया उसका एक्सप्रेशन। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, अगर आपको एक चीज़ पता है तो आगे आप निकाल सकते हो, बट ये काफ़ी यूज़ होता है क्वेश्चंस में, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं तो वो भी करने होते हैं, तो यहाँ पे इनको लर्न कर लो तो बेटर है। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी बेटा, 2 इलेक्ट्रोड्स के हो गए, 2 इलेक्ट्रोलाइट के हो जाएंगे, 4 फैक्टर्स जो हमें स्टडी करने हैं उनकी बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास, सबसे पहला है सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो बेसिकली R आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स बड़ी होंगी उतना ज़्यादा आसानी होगी आयंस को पहुंचने में,
और जितनी आसानी से वो पहुंच जाएंगी उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो ज़्यादा सरफेस एरिया, कम इंटरनल रेजिस्टेंस। बड़ी हैं, जाके आसानी से चिपक गई। पतली होंगी, दूर होंगी, पहुंचना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी कम इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आ जाता ही है फर्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सेकंड हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो जब हम बात कर रहे हैं, ये है हमारे पास सेल, हमने बोला ये है हमारी इलेक्ट्रोड्स। जितनी ज़्यादा बड़ी उतना ज़्यादा आयंस को आसानी होगी इन तक पहुंचने में, उतना कोलिजन कम। तो मीन्स जितना ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा इलेक्ट्रोड्स का, उतनी कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी कम हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ये जितना ज़्यादा, ये उतनी कम। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा। इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। दूर हैं, पहुंचना मुश्किल, उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, उतना ज़्यादा ये कोलाइड करने वाले हैं। दो हमने बोले इलेक्ट्रोड्स के। अब नेक्स्ट है हमारे पास आगे दो हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर हो जाएगा। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और फोर्थ है हमारे पास टेम्परेचर। अब नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज्यादा आयनिक होगा या जितना कम आयनिक होगा, उसके साथ ये कैसे लिंक्ड है। लेस आयनिक मतलब उसमें आयंस जितने कम उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन, हायर द कंसंट्रेशन, मतलब आयनिक कम होंगे, लेस आयंस होंगे हमारे पास, उतना क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन जो है हायर होगी इलेक्ट्रोलाइट की। तो लेस आयनिक मीन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितना कम आयनिक होगा उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की, और जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है टेम्परेचर के साथ, बोलो। जितनी ज़्यादा जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता था हमारे पास, उतना ज़्यादा क्या बोलते थे हम, वो फ्लो ज़्यादा करते हैं, कोलाइड करते हैं, और रेजिस्टेंस होती है। तो हमने उसका रिलेशन किया था T2 इज इक्वल टू T1, ये हमने बोला था। और बाद में हमने रेडिएशन के साथ R2 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1, ये हमारे पास रिलेशन था। तो हमने बोला था ये हमारी रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर कोफिशिएंट, कैसे टेम्परेचर के साथ बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करती है। तो ये हमने एक रिलेशन किया था R1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये हमारी रेजिस्टेंस के साथ वेरिएशन थी। यहाँ पे टेम्परेचर के साथ बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी कम इंटरनल रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी कम इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए बेटू बाकी करते हैं बाद में। बाय।